Hey science lovers, how are you? Welcome to Biochem Bio. So today we are going to study about glycolysis, or I can say that we are going to take an overview of glycolysis. क्योंकि glycolysis एक 10 step reaction है. It is not a छोटा process. It is not a small process, right? तो ये जो 10 step reaction है, it does not occur in just a moment. It takes time. So we have to explain it in a very detailed manner. If you are a 12th class student, you can see this overview video and आपका काम हो जाएगा. But if you are a student of a graduation or you are a student of post graduation, then you need to wait for some days, because step by step we are going to explain this, because this is a whole chapter in graduation and post graduation. But if you are a student of class 12, this is just a mere topic, so you don't need to dig into this. So first of all, we are going to explain what is actually glycolysis, because जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो we need to know कि एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है, then we carry on कि हाँ ठीक है ये डेफिनेशन है, तो अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम वो स्टडी करेंगे, राइट? तो पहले ग्लाइकोलाइसिस. अगर हम इस कंटेंट को स्टडी करें, इस टर्म को स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि ये दो टर्म से मिलके बना है. एक है ग्लूकोज जो कि ग्लाइको के लिए स्टैंड करता है, एंड दूसरा है लाइसिस जो कि स्टैंड करता है फॉर ब्रेक डाउन. दैट मीन्स कि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. बट ये ग्लूकोज आया कहाँ से? दिस ग्लूकोज केम फ्रॉम आवर फूड. हमारे फूड में जितनी भी शुगर्स थी वो सारी शुगर्स कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज के अंदर. बट दैट डजंट मीन कि हमारे फूड के सिर्फ शुगर्स ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुई है. हमारे फूड के अंदर तो एमिनो एसिड्स भी होते हैं, हमारे फूड के अंदर तो फैटी एसिड या फैट्स भी होते हैं, हमारे फूड के अंदर तो और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें विटामिन्स या मिनरल्स भी आते हैं, राइट? तो क्या वो भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं? ऑफ कोर्स गाइस, अगर इनमें से कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है और वो रिजर्व नहीं होती, या हम मान सकते हैं कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसकी जरूरत है और उस टाइम पर हमारा ग्लूकोज एब्सेंट है, जो कि ग्लाइकोजन से मिलता है, जो कि शुगर से मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट है, तो उस टाइम पर ये सारी चीजें गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए भी कुछ ऐसे पाथवेज बने हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट? और ये जो कनेक्टेड पाथवेज होते हैं, दे ऑल फॉर्म द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ अब हम इसके बारे में और ज्यादा जनरल नॉलेज इकट्ठी करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या क्या है. बट बिफोर दैट हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे. अब हर शॉर्ट फॉर्म की एक फुल फॉर्म होती है, राइट? तो इसकी भी एक फुल फॉर्म है. इसकी फुल फॉर्म है एमडन मेयरहॉफ पार्नेस पाथवे. एमडन मेयरहॉफ पार्नेस pathway. Why is it known as Embden-Meyerhof Parnis pathway? Because सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, they were the three scientists, इसीलिए उनके नाम पर इस pathway का नाम रख दिया गया. So we know it by two names, right? अब इसके अलावा इसकी एक खासियत क्या है? This is an ubiquitous process. Why is it ubiquitous? What is the meaning of ubiquitous? That means it is present everywhere. मतलब ये हर जगह है. अब हर जगह कैसे हो सकता है? सब सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग अलग होते हैं, राइट? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस सब जगह प्रेजेंट होगा? तो इसका आंसर ये है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. एंड साइटोप्लाज्म तो हर तरह के सेल के अंदर होता है, बी इट प्रोकैरियोट, बी इट यूकैरियोट. एंड वी नो दैट कि सिर्फ दो ही टाइप के सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि glycolysis is everywhere because it occurs in cytoplasm, therefore it is present in all organisms, right? That means कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन का ये एक फिक्स्ड प्रोसेस है. बट यहाँ पे ही इकट्ठे एनर्जी फॉर्म नहीं हो जाती है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है. बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस, या फिर टीसीए साइकिल, या क्रेब्स साइकिल, या सिट्रिक एसिड साइकिल.
हम वो फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे या फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, बट क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के आगे के ये प्रोसेसेस हैं तो इसलिए हमने इनके बारे में एक डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं एक हमने जस्ट एक टर्म बता दी कि यस ये वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ तो रहे हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है, बट व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो पहले हम जानते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है, देन हम उसके बारे में स्टडी करते हैं ना। तो इसीलिए हम देखेंगे कि फेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो सकता है। इन केस अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये ऑफ कोर्स ऑक्सीजन मिले या ना मिले पहले इसका ग्लाइकोलिसिस तो होना ही है हर हालात में। बट अब यहां पर भी दो कंडीशन आ जाएंगी। पहली, जब इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्रेब साइकिल में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है और कुछ एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस निकालता है। लेकिन अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद इसको ऑक्सीजन ना मिले तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गोज टुवर्ड्स फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, कुछ खास सेल्स के अंदर होता है, और वो भी दो कंडीशंस में हो सकता है। दो कंडीशंस कौन सी हैं? एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से पता लगता है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, वहीं जो हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके अंदर एल्कोहल की या इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। बट दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि कोई भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस हो, एनर्जी तो सबके अंदर रिलीज होनी है अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा क्या मोटिव है? हमारा मोटिव है एनर्जी की फॉर्मेशन, राइट। तो एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए अगर प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो व्हाट्स द मैटर, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसलिए हम वेस्टफुल प्रोसेस करने की जगह एक अच्छा प्रोसेस करना पसंद करती है हमारी बॉडी, और इसी के लिए एनर्जी फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस कोई भी हो, चाहे कम बने चाहे ज्यादा बने, बट अल्टीमेटली बननी एनर्जी ही है, या जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनना है, राइट। तो अब हमने फेट ऑफ ग्लूकोज तो डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द फेजेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है हम जानते हैं कि एक 10 स्टेप प्रोसेस है, राइट। इसमें 10 स्टेप होंगे या 10 रिएक्शंस होंगी, सेपरेट रिएक्शन। बट ये जो 10 स्टेप्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। एंड हाउ दे आर डिवाइडेड? वन इज द प्रेपरेटरी फेज। इस फेज के नाम से ही पता लग रहा है that we are going to make some preparations over here. That means we are going to provide this particular phase with the energy. That means here energy is given. क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक हाथ ले एक हाथ दे, ये वाला प्रोसेस है। तो अगर हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उससे थोड़ी सी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पहले देनी होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। वहीं दूसरा फेज इज नोन एज पे ऑफ फेज। नाउ दिस फेज 2 और पे ऑफ फेज एक्चुअली provides energy or ATP or ATP releasing substances which are going to further form energy in the electron transport chain which we will study further. बट अभी ये वाला प्रोसेस एटीपी बनाएगा, दैट मीन्स दिस इज अ पे ऑफ फेज। जो हमने तैयारी की थी अब उसका हमें फल मिलने वाला है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पे ऑफ फेज, राइट। तो 5 रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं एंड 5 रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं। तो अब आप कहोगे कि प्रेपरेटरी फेज में भी एटीपी दिए, पे ऑफ फेज में भी एटीपी दिए, तो हमारे पास नेट गेन क्या हुआ? वो हम अलग से एक बैलेंस शीट करेंगे। स्टिल आई टेल यू कि प्रेपरेटरी फेज के अंदर हम 2 एटीपी देते हैं और जो हमारा पे ऑफ फेज है वो हमें 4 एटीपी प्रोवाइड कराता है। अगर हम 4 - 2 करें तो हमारे पास 2 एटीपी बच जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो नेट गेन है एटीपी का इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ओनली वो है 2 एटीपी, राइट। तो हमने थोड़ा सा एक इंसाइट ले लिया यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का, एंड ये नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। और बहुत जगह बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बिकॉज जिसने भी ग्लाइकोलिसिस अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ी है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, जब मैं बोल रही हूँ तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, सो दैट आपको ये याद रहे कि इन एब्रीवेशन का मतलब क्या है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ
कि ग्लूकोज is going to get converted to glucose 6 phosphate in the first process. तो यहाँ मैंने ग्लू 6p लिखा है, that means glucose 6 phosphate, right? And here GLU means glucose, not glutamine. Okay, this is not an amino acid, this is a sugar which is going to get converted into glucose 6 phosphate. Then it is further going to get converted to fructose 6 phosphate. Then it is going to get converted further into fructose 1,6 bisphosphate. Then it is going to split into two things. और यहां से हमारा पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है, राइट? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-phosphoglyceraldehyde. ये 3-phosphoglyceraldehyde फर्दर 1,3-phosphoglycerate में चेंज होगा और उसके बाद ये फर्दर चेंज होगा 3-phosphoglycerate के अंदर. दिस इज glyceraldehyde. This is going to get converted to 1,3-diphosphoglycerate. Glycerate को मैं GALYA लिख रही हूँ. Then this is further going to convert into 3-phosphoglycerate. That means इसने एक phosphorus रिलीज किया, यहाँ पर एक हमारे पास ATP बन जाएगा, राइट? Then उसके बाद ये आइसोमराइजेशन करके 2-phosphoglycerate बनाएगा and ये 2-phosphoglycerate will form phosphoenol pyruvate or PEP, and this PEP is going to convert into pyruvate ultimately. And ये pyruvate आगे अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो it is going to enter into Krebs cycle और TCA cycle. और अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमने देखा है कि in absence of oxygen it is going to ferment, it is going to participate in fermentation, and fermentation में participate करने के बाद इसका fate हम आगे स्टडी करेंगे. सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस का पूरा एक प्रोसेस इन एक्सप्लेन फॉर्म विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Please subscribe the channel, hit the like button if you like the video.